सिटी चैनल के दर्शकों की सेवा में मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ अपने लोकप्रिय धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। मित्रों, आपके सहयोग और स्नेह के कारण हम आज इस कार्यक्रम की 214 यानी 214 एपिसोड में आपके समक्ष उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारी दैनंदिन समस्याओं को लेकर आपके सम्मुख आते हैं और उससे जो संबंधित विशेषज्ञ होते हैं उनसे मार्गदर्शन हासिल करते हैं। हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज जिन विशेषज्ञ को हमने आमंत्रित किया है वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त टीचर, ट्रेनर, प्रशिक्षक, शिक्षक डॉक्टर जगदीश जी चिनप्पा है, जो बेंगलोर निवासी है। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय हमारे दैनंदिन जीवन, रोज के जीवन में एकदम कॉमन समस्या, खासकर बच्चों में। अक्सर सर्दी, खांसी, नाक बहना, चिड़चिड़ापन, ये बच्चों में एकदम सामान्य समस्या मानी जाती है। यहाँ तक सामान्य होती है, कई बार पालक के सोचते हैं दया की जरूरत ही क्या, बार बार होता है। और ये सामान्य समस्या कितनी सामान्य है या आगे चल के इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसलिए आज इस महत्वपूर्ण विषय पर सर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए हमारा श्वसन तंत्र जो होता है वो हमारे नाक से शुरू होकर हमारे छाती के आखिरी हिस्से तक होता है, जिसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। मेडिकल भाषा में इसे हमारी सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए हमने अपर और लोअर ये दो भागों में विभाजित किया है। अपर यानी ऊपरी हिस्सा, लोअर यानी निचले हिस्से। और इसका जो मध्य बिंदु है लैरिंक्स यानी हमारी स्वर ग्रंथि होता है। तो इसमें जो अपर भाग होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो इसे हम आज के कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा करें। जो अपर रेस्पिरेटरी शब्द आपके लिए बार बार आएगा, उसका मतलब है कि लैरिंक्स के ऊपरी भाग में। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो जहां मैंने कहा कि हम ये अपर और लोअर दो भागों में विभाजित करते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है और इसमें कौन से हमारे शरीर के अवयव या ऑर्गन्स आते हैं जिससे हम उनको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं। थैंक यू सर। अभी जो है आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय बताया है कि अपर और लोअर। अपर का मीनिंग क्या होता है? जिधर श्वास ऊपर नीचे जाता है उसको आप अपर कहते हैं। जिधर से श्वास को निकाल के ऑक्सीजन अंदर बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, उसे हम लोअर कहते हैं। ये सिंपल लेमन टर्म के लिए श्वास जो अंदर जाता है और बाहर आता है उसको अपर कहते हैं, और जो गैस एक्सचेंज होती है वो लोअर एक्सचेंज, लोअर ट्रैक्ट करके कहलाते हैं। और ये दोनों में इतना बहुत बड़ा फर्क ये है कि अपर जो है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है बच्चों में, लोअर इतना कॉमन नहीं होता है। और जो अपर होता है वो बच्चों में बहुत ही कॉमन है, और छोटे बच्चे में और भी कॉमन है। अगर आप देखेंगे तो ये छोटे बच्चे 4-5 साल के जो अंदर रहते हैं उनको तो 6 से 7 टाइम साल में उनको लगे ही लगा रहता है, सर्दी, खांसी, बुखार वगैरह चलते रहता है। सो इसका बेसिकली ये डिफरेंशिएशन। मित्रों, हमारे शरीर की जो रचना है, प्रकृति, ईश्वर या गॉड जिसे भी हम कहें, इतनी अद्भुत है कि यहाँ नाक के हिस्से शुरू होता है तो वहीं पे उन्होंने जो बाल दिए हैं, रेशे दिए, हमारे हेयर दिए हैं। तो एक तरह के इस तरह से हमारे हेयर पार्टिकल्स होते हैं कि जो बाहर के जो कण होते हैं, जितने फ्यूम्स होते हैं, सबको रोकने का काम करता है। तो सर, इसको हम ऐसा माने कि एक तरह का एक गेटवे है, एक सुरक्षा कवच हमको दिया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जैसे आपने कहा कि लोअर ज्यादा गंभीर होता है, अपर थोड़ा माइल्ड होता है, तो इसीलिए ये शायद जी, सामने वाली सब समस्याओं सहन कर लेते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो अपर ट्रैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्यों? आपने बताया कि वो जो हेयर जैसा रहता है, सीलिया बोलते हैं। जी सर। और जो सीलिया जो है वो सीलिया पूरा हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो ऊपर से लेके नीचे तक चलता है। वो सीलिया से क्या होता है, सीलिया बीटिंग करते करते जो वायरसेस हैं या बैक्टीरिया हैं या पोल्यूटेंट्स जो हैं, जो पार्टिकल्स जो हैं, जो हम लोग डस्ट अंदर ले लेते हैं, वो सबको बाहर निकालता है। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसके साथ में उसको असिस्ट करता है म्यूकस। जी जो सर। म्यूकस बोलते हैं, बलगम जो बोलते हैं, वो हर आदमी में बनता है। ये बलगम क्या करता है? बलगम ये सभी चीज को ट्रैप कर लेता है और जो हेयर जो सीलिया जो है उसको निकाल देता है। तो ये दोनों चीज हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ब्लड में भी कई केमिकल्स रहते हैं, उसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, जो ऊपर रहते हैं। वो इम्यूनोग्लोबुलिन, जो सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन हैं, वो भी हेल्प करते हैं कि ये कीटाणु से लड़ें और अंदर जाने से रोकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये 3 चीज आप याद रखिएगा। एक तो सीलिया, दूसरा है म्यूकस, और तीसरा है इम्यूनोग्लोबुलिन।
वेन, ये तीनों चीज क्या करते हैं, अंदर जाने से रोक देते हैं। तो सर जो मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ कि हमारे जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे आपने कहा गैस एक्सचेंज होता है कि ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो इतने महत्वपूर्ण जो वहाँ पे प्रक्रिया हो रही है, तो उसको सुरक्षा देने के लिए हमारा अपर रेस्पिरेटरी होता है, जिसकी आपने तीन चीजें बताई कि तो सीलिया होते हैं जो बाल के जैसे होते हैं, म्यूकस होता है एक पतला हमारा लेयर होता है, और तीसरी चीज आपने कही कि इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, तो ये उसको अंदर जाने से रोकते हैं, एक तरह से हमारी सुरक्षा हाँ करते जी, हैं, सिक्योरिटी देते हैं। हाँ जी। तो सर जैसे इनकी अगर किसी तरह से आप बता रहे कितने कॉमन है ये, तो इनके लक्षण क्या होते हैं जिससे हम पहचाने कि ये अपर है या लोअर है, इनकी देखिए जो सिम्टोमेटोलॉजी। जी सर। हाँ, जो अपर, देखिए अपर जो रहती है वो बेसिकली सर्दी खांसी बुखार तक होती है, और गले में दर्द, ये सब तो मामूली सी सब बच्चों में होता है और सब अडल्ट में भी होता है। जो लोअर रहता है उसका क्या होता है, श्वास लेने में तकलीफ, मतलब अगर लोअर पार्ट अफेक्ट हो गया तो मतलब बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है और डिस्ट्रेस होता है, आवाज भी आ सकता है और बलगम अंदर से निकलती है। तो बेसिकली श्वास लेने में तकलीफ, श्वास लेने में अगर तकलीफ पड़ गई तो वो लोअर है, श्वास लेने में तकलीफ नहीं पड़ी तो वो अपर है। और जैसे आपने बताया सर्दी खांसी, यानी जो अगर नाक बह रही है तो एक तरह की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जो पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं, हाँ जी, वायरस अंदर जा रहे हैं, उनको बाहर निकाल रहे हैं। तो सर्दी सही है, खांसी ये सही मुख्य है। अपर के हुए, और यहाँ पर अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी हो रही है, तो वो हमारे लोअर हुआ, आपने कहा कि अंदर से बलगम लोअर, निकल रहा है। करेक्ट। जी सर। तो सर हम में से कोई नहीं चाहेगा, आपने बताया कि इतना कॉमन है कि साल में 4 6 8 बार होता है, कई बार तो ये होता है कि वो ऐसा सामान्य मान के चलते हैं, पर हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को इस तरह की कोई तकलीफ हो। तो इसके लिए हमने कौन से बचावात्मक उपाय करना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए, और विशेषकर कि अभी जिस तरह कोरोना में सब लोग वैक्सीन वैक्सीन शब्द सुनाई दे रहे हैं, तो इसके विरोध में कोई टीका या वैक्सीन है जिससे हमारे बच्चों को इससे बचाव हो सकता है? हाँ जी, बहुत बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछी अभी है, लेकिन इसका क्या है, पहले वैक्सीन के पहले मैं बताऊंगा कि घर में जो करना जरूरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नंबर वन जो है बच्चों में जो इफेक्ट होती है वो है स्मोकिंग। अगर कोई सिगरेट स्मोक करता है घर में, या घर में चूल्हा चलता है, मतलब विदाउट जो फ्यूम्स निकलती है, अगर ये सब रहा तो बच्चों में देखिएगा वो जो एयरवे जो रहती है वो बहुत छोटी रहती है और जल्दी से ब्लॉक हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, अगर ऐसे स्मोक या डस्ट अंदर बच्चे के अंदर चला गया तो वो सीलियरी फंक्शन को अफेक्ट हो जाता है, जो सीलिया है वो बराबर काम नहीं कर सकता है और बलगम भी नहीं ज्यादा बनती है। अगर ये प्रॉब्लम हुआ तो बच्चों में तकलीफ हो जाता है, तो और इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ने की चांस है। तो पहली चीज ये है कि घर में डस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोई स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ज्यादा अगरबत्ती मत जलाइए, घर का जो स्मोक जो कुकिंग करते हैं उधर से स्मोक नहीं निकालना चाहिए। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ओवर क्राउडिंग। आप जानते हैं कोरोना में भी क्राउडिंग जिधर होती है वो इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ता याद है। होता है। अगर बच्चे अगर बच्चे के बच्चा जिधर रहता है उधर 7 8 और बच्चे रहते हैं, या बाकी फैमिली मेंबर ज्यादा रहते हैं, तो इन्फेक्शन लगने का चांस ज्यादा है। अब देखे होंगे कि बच्चे नॉर्मली स्कूल जाते हैं, डे केयर जाते हैं, जब तो 1 2 साल के हो जाते हैं, 2 साल के हो जाते हैं, तो बच्चे लोग बेबी सिटिंग में भेज देते हैं। बच्चा जब बेबी सिटिंग जाता है तब उसको इन्फेक्शन ज्यादा पकड़ता है, क्यों, वो दूसरे बच्चे के साथ में क्राउडेड एनवायरनमेंट बैठा रहता है, तो इन्फेक्शन उसको लगने का चांस ज्यादा है। तो ये 2 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा चीज ये है कि बच्चे का न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल न्यूट्रिशन मेंटेन करना, जो बच्चा न्यूट्रिशन में इफेक्ट हो जाता है पहले 2 3 साल में, उसको इन्फेक्शन ज्यादा लगने की चांस है। तो इन्फेक्शन लगने की चांस इसमें ज्यादा बढ़ती है। और सो बेसिकली न्यूट्रिशन देखना है। एंड फाइनली आपने जो बताया इम्यूनो वैक्सीन जो लगती है, बहुत सारी वैक्सीन बच्चों में लगता है, और ये सब सर्दी खांसी बुखार के लिए। सबसे पहले बताऊंगा, जो बच्चा जल्दी से जल्दी जो देते हैं हम लोग, वूपिंग कॉफ यानी कि पर्टुसिस की इंजेक्शन लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये जो अगर खांसी लग गई तो 100 दिन की खांसी बोलते हैं, ये चलते रहता है, 100 दिन तक बच्चे को तकलीफ देता है। दूसरा है एच इन्फ्लुएंजा। एच इन्फ्लुएंजा तो अभी कम हो गया, क्यों, सब बच्चे को टीका लगता है एच इन्फ्लुएंजा का, तो बच्चे ठीक रहते हैं। तीसरा है न्यूमोकोकल। न्यूमोकोकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, ये अभी इंडिया देश में बहुत पॉपुलर हो रहा है, और सब पब्लिक को मिल जाएगा, अभी गवर्नमेंट भी लगा रही है सब स्टेट में। और आगे चले तो मीजल्स की वैक्सीन। मीजल्स की वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, मीजल्स जब हो जाती है, उसको बोलते हैं गोबरी, गोबरी जो निकलती है बच्चों में, जी अगर सर। निकल जाता है तो वो बच्चा बहुत ही फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन हो जाता है, उसको सर्दी खांसी बुखार निमोनिया होने का चांस बहुत ज्यादा है।
तो इसके लिए मीजल्स की वैक्सीन लगाना बहुत ही जरूरी है। एंड और दूसरा, अभी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी लगाना जरूरी है। इन्फ्लुएंजा भी इम्पोर्टेंट ये है, वायरस है जो इन्फेक्ट करता हूँ छोटा बच्चों को, और खास करके 5 साल के अंदर जो बच्चे हैं उनको तो ये इन्फ्लुएंजा ज्यादा ही तकलीफ देगा। इसके लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। ये सब वैक्सीन से हम लोग ये कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं काफी, ऑलमोस्ट 70-75% इन्फेक्शन जो लगती है उसको प्रिवेंट कर सकते तो सर ने जितनी वैक्सीन का नाम बताएं, तो इसमें से अगर फ्लू वैक्सीन छोड़ दें तो ये सरकारी दवाखानों में निःशुल्क बिना किसी चार्ज के उपलब्ध है। न्यूमोकॉकस सर कह रहे हैं कुछ जगह मिल रही है, पर बाकी जगह में शायद कुछ समय में मिल जाएगी। और हैं। अगर इन वैक्सीन को हम लेते हैं तो हमारे बच्चों का इससे निश्चित रूप से बचाव होता है। तो सभी से एक नम्र अनुरोध है कि इसमें किसी तरह की ढिलाई न बरतें, किसी तरह की देरी न करें और अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर दिलाएं। सर, पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था और पूरे कोविड समय में हम लोगों ने देखा कि बच्चों में जिस तरह के इन्फेक्शन जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं कि आप बताएं काफी कॉमन है, ये साल में 4-6-8 बार होते हैं, पर हमने देखा कि इसकी मात्रा बहुत कम हो गई थी। आप इसका कारण क्या मानते हैं? देखिए, ये आपने बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट चीज, ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही बढ़िया है। और इसका रीजन ये है कि देखिए, हम लोग ने बताया कि इन्फेक्शन फैलने के लिए क्लोज कांटेक्ट की जरूरत है। और जब लॉकडाउन हो गया था तो बच्चे स्कूल नहीं गए, बच्चे डे केयर नहीं गए, उनका उनका इंटरेक्शन भी बहुत ही कम हो गया, तो उनको लगने का चांस कम हो गया। दूसरा, अडल्ट जो है वो फेस मास्क पहनना शुरू कर लिए, और अडल्ट से जो इन्फेक्शन जाती है एक बार फेस मास्क डालेंगे तो कम हो जाता है। और गवर्नमेंट की इतनी सारी एडवाइस के बाद में सब लोग ने हैंड वॉशिंग करवाया, डिस्टेंसिंग मेंटेन किया। और एटलीस्ट लास्ट ईयर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सब लोग घर पे थे, बाहर नहीं गए किधर तो भी। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों को टाइम टाइम पे खाना मिलाना, उनको बराबर से न्यूट्रिशियस फूड मिलना। जंक फूड तो बहुत ही कम हो गया था, क्यों, घर पे पेरेंट्स तो थे देखभाल के लिए। सो बहुत सारी रीजंस हैं, और ये से सब रीजन से ये बाकी के सब वायरसेस कम थे। तो अगर यही चीजों को हम आगे भी फॉलो करें तो बच्चे इन इन्फेक्शन से बच सकते हैं फिर? एकदम एकदम एकदम, देखिए जी, हर हर प्रॉमिस के लिए एक प्राइस होती है। अगर आप स्कूल जाना चाहते हैं तो उधर तो इन्फेक्शन लगने का चांस भी ज्यादा है। Yes. लेकिन अभी कोविड के बाद में हमको समझाया है कि डिस्टेंस मेंटेन करना, हैंड वॉशिंग करना, सरफेसेस को क्लीन रखना, ये सब बताया है। और जो बच्चे को इन्फेक्शन है उसको घर पे आइसोलेट करना। तो यानी कि कोरोना भी हमको बहुत कुछ सिखाया है कि कैसे प्रिवेंट करना रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो जहाँ पे ये हुआ कि इसमें मतलब जो बीमारी हुई जिससे पूरा विश्व अफेक्ट हुआ, लेकिन उसने हमको कई सबक भी दिए हैं। और एक एकदम सर एकदम एकदम अच्छी सबक। सर अभी जो एक आगे कि मतलब होना तो नहीं चाहिए, हो गया है, तो अब इसका हम लोग उपचार कैसे करें? विशेष करके कि जो पुराने जमाने में दादी नानी हुआ करती थी तो उनका अपने घर के उपचार चल रहे थे, जो घरेलू उपचार जिसे कहते हैं, दादी माँ का बटुआ या इस तरह के शब्द यूज होते थे। तो पहला कि इसके उपचार के बारे में आपकी सलाह क्या? दूसरा, जो हमारी होममेड रेमेडीज है, घरेलू दवाइयाँ है, ये कहाँ तक इसमें कारगर सिद्ध होती है? देखिए जी, जो रेस्पिरेटरी जो अपर के प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए तो ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब 5 दिन, 4 दिन, 7 दिन लग जाएंगे, लेकिन ठीक हो जाएगा, बच्चा तो ठीक हो जाएगा। अगर लोअर है तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, वो घरेलू ट्रीटमेंट करना ही नहीं है। क्यों, अगर एक बार अंदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया तो बच्चे की जान खतरे में है, उसको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो केयरफुल रहना जरूरी है। अगर अपर है तो अपर में भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो खाली सर्दी, खांसी, बुखार, गला दर्द ऐसा कुछ रहा, तो बेसिकली सिंपल चीज की इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चे का पानी बढ़ाइए, नॉर्मली उसका जितना पीता है उसका एक 20% ज्यादा। क्यों, जब बच्चा ज्यादा ब्रीदिंग ज्यादा करता है तो उसको डिहाइड्रेशन होती है, तो पानी ज्यादा पिलाए। खाना भी नहीं खाया तो परवाह नहीं, लेकिन पानी तो पिलाते रहिए। और फ्लूइड्स पे मेंटेन कीजिए, और सब फ्लूइड्स दे सकते हैं। दूसरा, घरेलू मेडिसिन जो हमारे मुल्क में कॉमन है, एक तो हनी देते हैं। हनी हनी अच्छा है खांसी के लिए, डेमोसेंट है, लेकिन हनी छोटे बच्चों में नहीं देना। बिलो 1-2 ईयर्स में मत दीजिए, क्यों, उसमें ज्यादा उसमें कुछ रिस्क हो सकता है। बड़ों बच्चों में दे सकते हैं आराम से। तीसरी बात है, कई मदर्स तो हल्दी की दूध दे देते हैं पिलाने के लिए। ये सब ठीक है, ये इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, फ्लूइड इनटेक बढ़ेगी, न्यूट्रिशन भी ठीक रहेगा, तो वो चालू रखेगी। सर एक, दूसरी बात, एक घर में जो मैं कर सकते, बीच में आपको रोकना, एक चीज अदरक होती है, जिंजर होती है, ये कहाँ तक सिद्ध होती है? हाँ, ये सब देखिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है,
और इसका कोई स्टडी नहीं है कि ये काम करता है। अगर नुकसान नहीं होता है तो ये कल्चरल प्रैक्टिस को जाने दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर ग्रैंड मदर और मदर सोचती है कि इससे भलाई हो सकता है तो डेफिनेटली भलाई हो भी सकता है। तो इसलिए देने दीजिए, इसमें कोई इतराज नहीं है। जो बुराई तो चीज नहीं है, डेंजरस है, हाँ बुराई तो वो नहीं कोई है। प्रॉब्लम नहीं जी सर। है, एकदम बुरा तो नहीं हाँ है। हाँ। जो चीज में प्रॉब्लम है, लाइक तेल डालना नाक में, कई कम्युनिटी में तेल डालते हैं, हाँ इससे बहुत तकलीफ हो सकती है, क्यों वो तेल अंदर चला गया तो न्यूमोनिया कर सकता है। इसलिए ये सब गलत चीज है, ये सब नहीं करना है। दूसरा, कई कई कम्युनिटीज में ब्रांडिंग करते हैं, बर्न करते हैं छाती पे, ये भी राग बहुत दे रहे मतलब, हैं। जी सर। यहाँ ये सब नहीं करना है कि इससे करेंगे तो तकलीफ ज्यादा बढ़ेगा। तो बेसिकली क्या करना है, वेट करना है, फ्लूइड बढ़ाओ, उसका जो नाक है उसको साफ रखो, स्टिमुलेशन दो, फीडिंग करते रहो, सिंपल मेडिसिन जरा पैरासिटामोल उसका तकलीफ के लिए देते रहो, और कुछ जरूरत नहीं है। अपर रेस्पिरेटरी में लोअर है तो आपके डॉक्टर को दिखाइए, आप खुद मत कीजिए, कुछ ट्रीटमेंट मत कीजिए। तो सर अभी इसमें से दो प्रश्न आते हैं कि अगर जैसा आप कह रहे हैं कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ये ठीक होना है, तो आप जो कर रहे हैं वो सिम्टोमेटिक उपचार कीजिए कि अगर बुखार आया या कुछ हुआ तो आप वो कीजिए। अगर नाक बंद है तो आप नाक में डालने की कोई चीजें सलाइन नेजल ड्रॉप से वो कर सकते हैं, भाप ले सकते हैं, या उनके दादी नानी के सेटिस्फेक्शन के उनके जो बताई हुई चीजें वो दे सकते हैं। अब इसमें सही। से दो प्रश्न उभर के आते हैं कि अगर इसका उपचार बराबर है तो आगे इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, पालकों को ये कैसे पता चले, आपने कहा कि भाई ज्यादा हुआ तो आप डॉक्टर्स को दिखा दिए, तो ऐसे कौन से लक्षण या चिन्ह होती है हम रेड फ्लैग साइंस कहते हैं कि जिससे कि वो अपने डॉक्टर्स के पास में पहुंचे। जी, बहुत बहुत ही वेरी गुड क्वेश्चन सर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका बेसिकली मैं दो सिचुएशन दूंगा। एक, जो अपर रेस्पिरेटरी जो बोलते हैं ना, जो ऊपर की बाकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसे कभी कभी रेयरली कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और वो कॉम्प्लिकेशन क्या है, तीन कॉम्प्लिकेशन याद रखिए। कॉम्प्लिकेशन एक है साइनस के इन्फेक्शन, बच्चों में भी हो सकता है कि साइनस इन्फेक्ट हो जाए। वो कैसे पहचान करेंगे? एक तो बच्चे का बुखार, नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन जो भी होती है, एक हफ्ते के अंदर तो नॉर्मल होना चाहिए, बच्चा ठीक हो जाना चाहिए, और एटलीस्ट गेटिंग बेटर होना चाहिए। अगर साइनस की इन्फेक्शन हुआ तो उसको फिर बुखार वापस आ सकता है। सेकेंड राउंड फीवर बोलते हैं इसको नॉर्मली 5-6 दिन का फीवर कम होने के बाद में वापस हाई फीवर लगा, या फीवर चलते रहा, और येलो डिस्चार्ज नोज में से ज्यादा निकलता रहा, और शुरू हुआ तभी। ये दो चीज से आप या ध्यान में रखिए। तो ये साइनस का इन्फेक्शन एक पॉइंट है। तीसरा है स्वेलिंग, अगर फेस का स्वेलिंग हुआ तो भी केयरफुल रहिए। और उसके साथ में दूसरा कॉम्प्लिकेशन है कान का इन्फेक्शन। अगर सर्दी लग के फिर बाद में बहुत रोना शुरू किया, अनकंट्रोलेबली रोना शुरू किया, तो उसको कान में इन्फेक्शन हो सकता है। तो जाके वो डॉक्टर को दिखा लीजिए, तभी उसको शायद चेकअप करके फिर एंटीबायोटिक या कुछ जरूरत पड़ सकती है। तो वो कान का इन्फेक्शन दूसरी बात है। और तीसरा है, रेयरली बच्चों में गले में दर्द हो सकता है, या टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं जो। नॉर्मली टॉन्सिलाइटिस स्कूल के बच्चे में दिखाई देता है, यंगर बच्चों में नहीं दिखाई देता। दूसरा, ये बच्चों में क्या है, खांसी नहीं रहेगी। ये बच्चे बुखार रहेगा और गले में दर्द रहेगा, लेकिन खांसी नहीं रहेगा। अगर ऐसे कुछ रहा तो जाके डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि कैसे मालूम पड़ेगा कब डॉक्टर के पास जाना है। एक नंबर, जो अगर बच्चे का बुखार एकदम तेज रहा और एकदम दुखी लग रहा है, फीडिंग ठीक से नहीं कर रहा है, और आपको लगा ये बच्चा ठीक नहीं लग रहा है, तो डॉक्टर को दिखा दीजिए। क्यों? जो 90% प्रॉब्लम है मैंने बता दिया, लेकिन एक 10% सीरियस कंडीशन भी हो सकते हैं कभी कभी, तो उनको तो पिकअप करना जरूरी है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है मदर का जो ऑब्जर्वेशन है। अगर मदर बोला ये बच्चा मेरा ठीक नहीं लग रहा है, वो फीडिंग ठीक नहीं कर रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा दीजिए, वो एक नंबर है। दूसरा, अगर बच्चा आवाज करता है जब सांस लेने के अंदर, जैसे करने लगा, तो फिर भी डॉक्टर को दिखा दीजिए। क्यों? वो श्वास का जो ट्यूब है वो बंद हो रहा है, और अगर जल्दी से बंद हो गया तो बच्चे को बहुत तकलीफ हो सकता है। इसके लिए वो दिखाना जरूरी है। ये दूसरी बात है। तीसरी जो है, बच्चा अगर सांस ज्यादा लेते रहा और इधर के जो मसल है वो खींचता रहा, ऐसा कुछ रहा, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास दिखाना जरूरी है। ये 3-4 सिचुएशन है जो इन्फेक्शन के साथ में जो डॉक्टर के साथ इमीडिएटली दिखाना है। बहुत लेट से बच्चे का नीला पड़ सकता है, वो सब तो बहुत ही देर से, उतना तक तो वेट नहीं करना है। आप ये 3 चीज याद रखिए। एक, बच्चा ठीक नहीं दिख रहा है, तेज बुखार कम नहीं हो रहा है, उसका ब्रीदिंग में नॉइज है, या उसका ब्रीदिंग में तकलीफ है, आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना जरूरी
सर आपने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो माँ होती है। कि माँ को अगर ये लग रहा है कि मेरा बच्चा ठीक नहीं, भले वो बता नहीं पा रही क्या है, बच्चा दिख नहीं पा रहा, अगर माँ को ही लग रहा है कि रोज जैसा नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा, तो आपको उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देना ही है। घर के लोगों ने नहीं समझ ठीक है थोड़ी देर और देख लेते हैं, मगर बिल्कुल नहीं। क्योंकि माँ बच्चे के साथ 24 घंटे होती है, 24 घंटे अपने बच्चे को देख रही है, तो नॉर्मल और एबनॉर्मल जितना अच्छे से वो भेद करती, शायद ही कोई अलग कर सके करके। सही। सर चर्चा तो बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी मुद्दों पे आपसे बात करना था, लेकिन समय की अपनी सीमा है। और इस कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर हम हमारे एक्सपर्ट से उनका व्यक्तिगत जीवन का वह पहलू पूछते हैं जो सामान्य दिखता नहीं है। मैं आपसे जब भी मिला हूं तो आपकी सिंपलिसिटी, सादगी, आपकी पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी और आपकी जो होमवर्क की तैयारी, उसका मैं हमेशा प्रशंसक रहा हूँ। सर मेरा आपसे सीधा प्रश्न है कि आप अपने जीवन की फिलोसॉफी क्या मानते हैं? सर मेरा एक ही सेंटेंस है बस। एक बार हम लोग ने ये प्रोफेशन लिया तो बच्चा भगवान है। बस हमारी जो भी इंटरेस्ट है, जो भी काम करते हैं, वो बच्चे की भलाई के लिए होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। खुद का इंटरेस्ट नहीं है, एसोसिएशन का इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं, किसी का इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट एक ही चीज का है, बच्चे के लिए क्या कर सकता हूँ, बस उतना ही। सर इसको तो मैं आपका पेशा मानता हूँ, आपकी सर्विस मानता हूँ, पर जब ये छोड़ के फिर बाकी समय के लिए आप, बाकी समय की लाइफ जो बची है अपनी, ये प्रोफेशन छोड़ के, उसमें आप कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं? उस समय में आप कैसे चिंतन करते हैं? सर मेरा तो खाली एक तो पीडियाट्रिक्स है जो बच्चों का देखभाल करना है, दूसरा है रीडिंग करना। मैं काफी पढ़ता हूँ, भले कुछ भी हो, फिलॉसफी हो या नॉवेल हो या कॉमिक हो, कॉमिक्स भी पढ़ता हूँ खुश रहने के लिए। ये दो चीज करता हूँ। कभी कभी प्रेजेंटेशन के में लगा रहता हूँ बस। यानी कि देखिए, मैं कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं हूँ, मैं तो ऑर्डिनरी आदमी हूँ, और जो हूँ बस हूँ। और तीसरी बात यह है कि ईगो को दूर रखिए। मैं ये हूं, मैं वो हूं, कुछ नहीं है। आप क्या है, आप सेवा करने के लिए आए हो, सर्विस करो, प्यार से करो और जाओ, बस इतना करो और कुछ मत करो। जैसे मैंने कहा कि आपसे सीखने के लिए काफी कुछ है। जैसे आपने पहली बात बताया कि बच्चे ये हमारे लिए परमेश्वर है, तो ये आपकी कर्मनिष्ठा हुई कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसको आप एंजॉय कर रहे हैं, तो उसको बोझ नहीं लगेगा, आपको थकान महसूस नहीं होगी। और बिल्कुल बच्चों नहीं। इस समय में भी आपने कहा कि मैं खुश रहता हूँ, कोशिश करता हूँ बाकी लोगों को खुश कर सकूं। और जो देने की टेंडेंसी आपकी, तो हमने सेमिनार में, हर कॉन्फ्रेंस में देखा है कि जितना आप लोगों को सिखा सकते हैं उतना आप सिखाते हैं। और सिंप्लिसिटी होने के बाद में ईगो तो आपको दूर दूर तक कहीं छूता भी नहीं है। तो इतने सब क्वालिटी तो आपसे सीखने जैसी है। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज के कार्यक्रम को हमने आपके लिए जितना रोचक और जानकारी देने वाला हो सकता था बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये आपको कैसा लगा, अंतिम निर्णय आपका होगा, और इसलिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से हमें सूचना दे सकते हैं। कार्यक्रम की समाप्ति पर आपसे विदा लेते हैं, इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए विशेषज्ञ के साथ अवश्य भेंट होगी। सर फिर से आपको धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार।